हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीके सामोत्या और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। देखो, लिविंग वर्ल्ड मींस क्या होता है? लिविंग लिविंग मींस जीव और वर्ल्ड मींस संसार, मींस जीवों का संसार। अब जीवों का संसार, संसार को हम वैसे बोल भी देते हैं जगत, किंगडम, द ऑर्गेनिजम्स किंगडम। अगर हम देखें तो जो किंगडम है या लिविंग किंगडम है वो हमारे यूनिवर्स में केवल एक ही प्लेनेट पे अभी तक हमें मिला है या हम जानते हैं जहां पर वो है, और वो प्लेनेट है बेटा अर्थ। देखो, ये हमारा अर्थ है, इसको हम ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट या फिर इसको लिविंग प्लैनेट, लिविंग्स प्लैनेट भी बोला जाता है या बोलते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी मिलकर लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो लिविंग वर्ल्ड है वो प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ पर। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं? लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो द ऑल लिविंग्स आर कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। अब लिविंग वर्ल्ड जो अर्थ पर प्रेजेंट होता है उसको समझने के लिए हम अच्छे से बात करें तो ये लिविंग्स ओनली केवल अर्थ पर ही प्रेजेंट होते हैं, और अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं तो हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ केवल टू पार्टीशन के अंदर ही डिवाइड होती है मेजरली। अगर हम मेजरली अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होती है? मेजरली टू पार्टीशन के अंदर डिवाइड होती है। जैसे नॉर्मली आप अर्थ को ऑब्जर्व करो तो देखोगे कि अर्थ पर आपको केवल क्या मिलेगा? एक सॉलिड मटेरियल मिलेगा और एक तरफ लिक्विड मटेरियल मिलेगा। जो सॉलिड एरिया होगा इसे हम बोलते हैं लैंड एरिया। लैंड एरिया नॉर्मली वहां होता है जहां पर सॉइल, स्टोन्स वगैरह ही होते हैं, तो जनरली सॉइल ही बोलते हैं उसको, जहां पर सॉइल प्रेजेंट होती है। और बाकी जो भी एरिया है अर्थ का उसे एक्वाटिक एरिया कहते हैं। एक्वाटिक एरिया के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली हम बात करें तो अर्थ को क्लासिफाई करें तो अर्थ टू पार्टीशन पार्ट में डिवाइड होती है, टू एरियाज के अंदर डिवाइड होती है, लैंड एरिया एंड एक्वाटिक एरिया। लैंड एरिया और एक्वाटिक एरिया को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि दोनों ही एरियाज पर, बोथ ऑफ एरियाज आर कंटेन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या टू थिंग्स। देखो, दोनों ही एरिया है, इन पर हमें टू थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के दोनों ही एरिया, लैंड एरिया और एक्वाटिक एरिया पर हमें टू थिंग्स क्या होती है? विजुअलाइज होती हैं। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं इसको, द टू थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ एरियाज ऑफ लैंड एरिया एंड एक्वाटिक एरिया ऑफ द अर्थ। तो हमें टू थिंग्स विजुअलाइज होती हैं अर्थ की सरफेस या इनसाइड। तो देखो, अब इन टू थिंग्स का नाम हम देखें, टू थिंग्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली जनरली हम जब अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है कि हमें अर्थ पर कुछ चीजें स्टेबल दिखाई देती है। स्टेबल मींस एक जगह पड़ी हुई, और कुछ चीजें हमें मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है, विजुअलाइज होती है। जो चीजें स्टेबल होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं नॉन लिविंग्स। उनको हम क्या नाम देते हैं? नॉन लिविंग्स। और जो थिंग्स हमें क्या होती हैं? मूवमेंट करती हुई विजुअलाइज होती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग्स। तो जनरली हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जनरली हम बोलते हैं कि अर्थ पर केवल लिविंग्स और नॉन लिविंग्स ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक दिस मार्कर इज ए नॉन लिविंग, बट हम क्या है? हम लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि हम मूवमेंट कर सकते हैं, मार्कर मूवमेंट नहीं करता है। तो इस तरीके से अर्थ पर केवल क्या प्रेजेंट होता है? नॉन लिविंग और लिविंग बींग्स। बायोलॉजी के अंदर हम बात करें तो हम केवल लिविंग बींग्स की ही स्टडी करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बनी हुई है, आप देख सकते हो हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर कि बायोलॉजी बनी हुई है बायो प्लस
लॉजी से। अब बायो बना हुआ है लैटिन वर्ड बायोस से, बायोस मींस लाइफ, और लाइफ किस में होती है? लिविंग बींग्स के अंदर लाइफ होती है। लाइफ जब लिविंग बींग्स में होती है तो बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? टू स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी के अंदर हम केवल लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग की नहीं करते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर इनको थिंग्स कहा, यहाँ पर हमने लिविंग्स को थिंग्स बोला है, क्योंकि हम लिविंग्स को जनरली थिंग्स नहीं कहते, क्योंकि लिविंग्स कोई चीज नहीं होती है, फिर भी इनको थिंग्स बोला जाता है। इसका एक रीजन है, अकॉर्डिंग टू बायो मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th यूनिट 3, उसके अंदर एक बात कही गई है कि ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स आर कॉन्स्टिट्यूट या फॉर्म्ड द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? केमिकल एलिमेंट्स। जनरली जो केमिकल एलिमेंट्स लाइक दिस कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लाइक दिस सेवरल टाइप्स एलिमेंट्स। तो इसका मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, और वो केमिकल एलिमेंट्स लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मीन्स ऐसे केमिकल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग्स का फॉर्मेशन करते हैं वो नॉन लिविंग का भी फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन लिविंग का करते हैं वो लिविंग का भी फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनका जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट डिफरेंट होता है या हो सकता है। और वो क्यों होता है वो तो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। हम अभी लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं, हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ऑल लिविंग्स आर constitute the लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। तो सभी लिविंग्स मिलकर क्या करते हैं? अर्थ पर लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सभी लिविंग्स की बात करें तो हाउ मेनी लिविंग बीइंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ? कितने लिविंग बीइंग्स हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं? तो हम नॉर्मली बात करें तो जो अर्थ पर लिविंग बीइंग्स हैं वो बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली हम माइक्रोबीज भी बोलते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। देखो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स, ये 3 टाइप के एनिमल जो लिविंग्स हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स नॉर्मली हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इनको देखकर हम क्या कर सकते हैं? इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम नॉर्मली पहचान सकते हैं कि कौन सा एनिमल है और कौन सा प्लांट्स है। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हमें विजुअलाइज नहीं होते हैं, उनको नेक्ड आइज के थ्रू इन्हें विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इनकी स्टडी के लिए जनरली हम एक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज लेते हैं इन विट्रो प्रोसेस के अंदर या लैब के अंदर, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लाइक दिस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल और प्लांट्स हमें नॉर्मली जनरली विजुअलाइज हो जाते हैं, खुली हुई आंखों से हम इनको देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखो, मेजरली हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट सराउंडेड ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स के चारों तरफ भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको इनके साथ ही क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं जनरली। तो नॉर्मली ज्यादातर बोला जाता है कि जो लिविंग्स है अर्थ पर प्रेजेंट, जितने भी लिविंग्स है वो एनिमल और प्लांट्स में डिवाइडेड होते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड कर देते हैं, और अवॉइड नहीं करना होता है, क्योंकि जो नहीं दिखते वही सबसे ज्यादा है। तो ये एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये सभी मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, constitute the लिविंग वर्ल्ड। तो अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब सभी लिविंग बींग्स अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं,
तो इसके लिए हम एक बात बोल सकते हैं कि अर्थ इज ए होम। जनरली हम क्या बोल सकते हैं? अर्थ इज ए होम फॉर diverse form of living organisms in different habitats. Different habitat. अर्थ पर क्या होता है? अर्थ पर जनरली जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अर्थ पर ही रहते हैं। उनके हैबिटाट अलग होते हैं क्योंकि अर्थ पर पर्टिकुलर एरियाज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसका मीन्स हम बात कर रहे हैं, इसका मीन्स है कि अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटाट होते हैं। हैबिटाट मीन्स होता है आवास। आवास वो जगह होती है जहां पर लिविंग बींग्स रहते हैं। तो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जहां पर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है ना, एसेट्रा एसेट्रा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कहीं पर ज्यादा ठंड होती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ना ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, मिड टाइप का इन्वायरमेंट होता है। तो अर्थ पर किसी भी जगह पर सेम टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं होता। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स क्या करते हैं? अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करते हैं या फिर सरवाइव करते हैं। अब वो सभी लिविंग बींग्स सरवाइव करते हैं, किस पर करते हैं? वो अर्थ पर करते हैं। तो इसीलिए एक बात कही गई है कि द अर्थ इज ए होम फॉर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटाट्स। अब देखो, अर्थ इज ए होम, अर्थ एक घर है फॉर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ घर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन डिफरेंट हैबिटाट। डिफरेंट मींस अलग अलग हैबिटाट्स के अंदर। तो इससे क्या होता है कि सभी लिविंग्स अर्थ पर ही होते हैं और अर्थ क्या है? सभी लिविंग्स का घर है। ओके, तो इसका मीन्स हमें उन्हीं लिविंग्स को पढ़ना है जो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं और सभी लिविंग बीइंग्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? द लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और लिविंग वर्ल्ड कहां प्रेजेंट होता है? अर्थ पर प्रेजेंट होता है। अर्थ का दूसरा नाम ग्रीन प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। ब्लू प्लैनेट है क्योंकि स्पेस से देखने पर अर्थ बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंस के कारण ब्लू कलर के अंदर विजुअलाइज होता है। और इसे लिविंग प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि अभी तक हमारे यूनिवर्स में केवल ओनली एक ही क्या है? प्लैनेट है जहां पर लिविंग बींग्स क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। इसलिए इसे लिविंग प्लैनेट या सजीव या जीवों का प्लैनेट या ग्रह भी कहा जाता है। ओके, तो देखो आगे बात करते हैं हम हैबिटाट्स की। आगे किसकी बात कर रहे हैं? हैबिटाट्स की। व्हाट इज मींस द हैबिटाट। अब हैबिटाट्स की बात करते हैं तो देखो, हैबिटाट्स की बात करते हैं। हैबिटाट मींस होता है आवास, ऐसा प्लेस जहां पर क्या रहते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे होते हैं। तो उस प्लेस को, वहां पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाट कहते हैं। देखो जनरली क्या होता है, हमारी अर्थ है, अर्थ पर एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री लाइन निकलती है, उसके बाद
23.5 निकलती है, उसके बाद और भी निकलती है, पर हम यहीं पर समझ लेंगे, हम कोई ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे। अब हमें जनरली एक चीज पता होती है कि 0 डिग्री लाइन से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ पोल पर बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंड होती है, विंटर्स होते हैं। वैसे ही साउथ पोल पर भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, विंटर्स होते हैं। इसका मीन्स 0 डिग्री लाइन पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता रहता है, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट रहता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। अर्थ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री लाइन पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली आके यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आके गिरती है। देखो क्या होता है, जब हम 0 डिग्री लाइन से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, लेकिन नॉर्थ पोल से 0 डिग्री लाइन की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। हम जब 0 डिग्री लाइन से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, लेकिन जब 0 डिग्री से साउथ पोल से 0 डिग्री लाइन की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इसका मीन्स ये है कि अर्थ पर यदि यहां पर जो टेम्परेचर है या इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कंडीशन यहां पर नहीं है, जो कंडीशन यहां है वो कंडीशन यहां नहीं है, जो कंडीशन यहां है वो कंडीशन यहां नहीं है। इसका मीन्स जो कंडीशन यहां है वो यहां पर नहीं है, जो यहां पर है वो यहां पर नहीं है, जो यहां पर है वो यहां पर नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका सीधा सा मीन्स हुआ कि अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल से 0 डिग्री लाइन की तरफ आने पर क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर लिविंग बींग्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बींग्स सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए मोस्टली टेम्परेचर की जरूरत होती है, कुछ लिविंग बींग्स ज्यादा टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो कहां सर्वाइव करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे थोड़े कम टेम्परेचर में या उनके अडोप्टेड टेम्परेचर के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है कि अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैबिटाट कहते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनका हैबिटाट ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। जैसे यहाँ पे सपोज करो कोई क्यू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अब इस क्यू ऑर्गेनिज्म के लिए ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और ना ही बिल्कुल लोअर कैटेगरी का टेम्परेचर रिक्वायरेबल है, इसको मिड लेवल का, ना अधिक टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर, मोर देन टेम्परेचर और लेस देन टेम्परेचर के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए ये अर्थ की उस जगह पर जाकर सर्वाइव करेगा जहां पर ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा ना बहुत कम टेम्परेचर होगा। मिड टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट या मिड टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट वाली प्लेस पर जाकर क्या करेगा, प्लेस पर जाकर ये सर्वाइव करेगा, अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पर 0 डिग्री लाइन पर जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां नहीं होते। इसका सीधा सा मीन्स ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के लिए या अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायरेबल होता है। इसीलिए ये बिल्कुल एकदम विंटर्स के अंदर, विंटर टाइप के कंडीशंस के अंदर अपने लाइफ स्पान को कंडीशन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसीलिए ये प्लेस इनके हैबिटाट्स हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर पी लेवल का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। इसका मीन्स ये है कि जो पी लेवल का ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर कर पाएगा। वो कहाँ करेगा, केवल नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ही करेगा। और क्यू लेवल का
ना तो नॉर्थ पोल पे करेगा ना ही साउथ पोल पर सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, तो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स होते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। उन हैबिटाट्स या उन प्लेसेस को ही उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाट कहते हैं। जनरली हम बात करते हैं, इसके लिए हम एक लाइन बहुत अच्छे से बोल सकते हैं हैबिटाट्स के लिए कि दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन वेरियस हैबिटाट्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हीं की बात कर रहे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन डिफरेंट 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 या फिर वेरियस टाइप डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स। लाइक मीन्स जैसे दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स लाइव मीन्स जीवित रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीन्स अलग अलग टाइप्स के हैबिटाट्स के अंदर, लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स के अंदर रहते हैं। जो और बात करें तो हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? स्प्रिंग्स में झरने, ऐसे झरने जहां पर जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्म होता है। एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा टाइप्स के क्या होते हैं? हैबिटाट्स होते हैं। ओशियंस लाइक दिस, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओशियंस एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब देखो जनरली क्या बात होती है कि ओशियंस व फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सभी हैबिटाट्स के टाइप्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर या हैबिटाट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करते हैं। अब मेजरली बात क्या होती है, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि जनरली जो सबसे पहले लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई करें, लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई करें तो वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग बींग से कैसे डिफरेंट है, क्या प्रोसेसेस होती हैं, या फिर लिविंग बींग्स के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है, या लिविंग बींग्स को ऐसे क्या करते हैं जिसके कारण उनको लिविंग बींग्स कहा जाता है, या उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। मतलब इस मार्कर के अंदर, इस डस्टर के अंदर ऐसा क्या नहीं हो रहा जो हमारे अंदर हो रहा है। हम क्यों खुद को लिविंग्स और इनको नॉन लिविंग्स कहते हैं? तो इसको पढ़ने के लिए जनरली हम बात करते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की, और की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसको मिटाते हैं। सबसे पहले लिविंग बींग्स के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स होता है लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसका मीन्स लिविंग बींग्स के अंदर या लिविंग वर्ल्ड के अंदर कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते। अब जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सम स्पेशल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ स्पेशल कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। और डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? जनरली हम बात करें तो देखो, लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ होती है,
वो ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ करते हैं तो कैसे करते हैं? इंक्रीज ऑफ मास या इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, दोनों टाइप की ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर भी होती है। ठीक है, उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर हम क्या करेंगे, कुछ डिफाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और डिफाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सम स्पेशल की कैरेक्टर्स जो लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं, वो की कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी लिविंग बींग्स में होते हैं। इसका मीन्स जो की कैरेक्टर्स हमारे अंदर है, वो की कैरेक्टर्स और दूसरे लिविंग बींग्स के अंदर भी है। जो की कैरेक्टर्स हमारे अंदर नहीं है लेकिन किसी दूसरे लिविंग बींग्स के अंदर है, वो की कैरेक्टर्स डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और जनरली हम पहले ये बात करेंगे कि डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स कौन से हैं और नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग्स। तो ऑल लिविंग से की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा नॉ जनरली हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो कहते हैं डिफाइनिंग, किसमें कहते हैं डिफाइनिंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, और एक हम करते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर हम देखो किस किस को लेते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं। इसके अंदर हम लेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को लेंगे। इसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म को लेंगे, मेटाबॉलिज्म को लेंगे। इसके अंदर हम कॉन्शियसनेस को लेंगे, कॉन्शियसनेस को लेंगे। अब हम किस किस को नहीं लेंगे बेटा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ को, अब नॉर्मली एक बात क्या होती है यहां पर एक चीज होती है कि ग्रोथ, सभी लिविंग बींग्स ग्रोथ करते हैं, क्योंकि सब जब लिविंग बींग्स का बर्थ होता है सभी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बाद में वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी लिविंग बींग्स को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बोला गया है। रिप्रोडक्शन, अब हमारे माइंड में क्या आता है कि हर एक लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करता है और अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट करता है, लेकिन फिर भी इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर डाल दिया हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं। आप अच्छे से अपने माइंड के अंदर एक चीज बिठा लेना कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसका मींस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके,
अब हम इनके डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसी के अंदर हम नॉर्मली अगर जनरली जोड़े तो यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं, होम्योस्टेसिस। स्टेसिस, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का। तो जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं वन बाय वन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की। डिफाइनिंग्स तो हम एक्चुअली कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, जनरली जानते भी हैं मोस्टली इन सबको, लेकिन नॉन डिफाइनिंग जिनको मेजरली क्या करते हैं, इनको लिविंग बींग्स जो छोटी क्लास है, जूनियर क्लासेज है, उनके अंदर इनका डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बताया जाता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लिविंग बींग्स का। लेकिन 11th में आके हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, डिफाइन इनको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इस पर डाल देते हैं। तो इनको ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स क्यों कहा जाता है। देखो, जनरली ग्रोथ हर एक इंडिविजुअल करता है। इंडिविजुअल मींस व्यक्ति, तो यहां पर ये बोलना गलत होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ग्रोथ कौन करता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है। अब ग्रोथ हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है, तो उसी की बात करते हैं। देखो, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले लिया था ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स है लिविंग्स का। अब इसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा जाता है? देखो, की कैरेक्टर्स का मीन्स होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो सभी लिविंग बींग्स में होते हो, वो भी कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि कुछ लिविंग बींग्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ टाइप के लिविंग बींग्स में नहीं होते, तो उस टाइप के कैरेक्टर्स को की कैरेक्टर्स नहीं बोला जाता। की कैरेक्टर्स बोला जाता है कि एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर या ऐसा कैरेक्टर जो सभी टाइप के लिविंग बींग्स में होता है, उसी को की कैरेक्टर्स कहते हैं। अब हमारे माइंड में आता है कि ग्रोथ तो सभी करते हैं, ग्रोथ कौन नहीं कर रहा है, फिर भी इसको की कैरेक्टर्स क्यों नहीं कह रहे, इसको नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स ही क्यों कह रहे? तो देखो, ग्रोथ हमेशा सिंगल टाइप से नहीं होती है। ग्रोथ हमेशा टू टाइप में होती है। एक तो होती है इंक्रीज ऑफ मास और एक होती है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स। अब कैसे भी पढ़ लो, बात तो वही है। देखो, ग्रोथ की टू ट्विन सिस्टर्स होती हैं। एक होती है इंक्रीज ऑफ मास, मास मींस द्रव्यमान, द्रव्यमान या मास के इंक्रीज होने से, एक तो मास के इंक्रीज होने से ग्रोथ होती है, एक होती है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या फिर इंडिविजुअल्स। इंक्रीज ऑफ मास या इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, या फिर हम इसी को बोलते हैं
इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स इसको बोलते हैं। इसका मीन्स क्या लिविंग बींग्स में वन टाइप के, टू टाइप्स हो गए ग्रोथ के। ग्रोथ दो तरीके से होती है। क्या लिविंग बींग्स में इंक्रीज ऑफ मास होता है, क्या इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर नंबर ऑफ सेल्स होती है? क्या लिविंग बींग्स में इनमें से कोई एक टाइप की ग्रोथ प्रेजेंट होती है? इस चीज को देखते हैं तो हम एक छोटी सी बात लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं। देखो लिविंग्स के अंदर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, एक बेबी है, एक बेबी है, उसका बर्थ होता है। देखो एक बेबी है, इसका बर्थ हुआ या चाइल्ड, ठीक है, इसका बर्थ हुआ। अब बर्थ के टाइम इसका मास कितना था? इसका मास मीन्स वेट 2 kg अप्रोक्स। ओके, और इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स थे, नंबर ऑफ सेल्स थे, मान लो आप नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से ज्यादा बेस्ट तरीका है इसको समझने का नंबर ऑफ सेल्स के थ्रू। इसमें नंबर ऑफ सेल्स थे, हम मान रहे हैं, है ना? कितने मानोगे? इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स थे 1 लाख। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 लाख इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स थे। लेकिन आफ्टर द 10 years, आफ्टर द 10 years ये इंडिविजुअल क्या हुआ? इस इंडिविजुअल ने ग्रोथ की। इस इंडिविजुअल के अंदर क्या हुई? ग्रोथ हुई। अब ग्रोथ कैसे हुई देखो, अब हम समझ रहे हैं। हमने कहा था कि इंक्रीज ऑफ मास और नंबर ऑफ सेल्स, क्या दोनों टाइप की ग्रोथ इंडिविजुअल्स के अंदर हो रही है? इस बेबी के अंदर हो रही है? अगर हो रही है तो सभी लिविंग बींग्स के अंदर ये ग्रोथ हो रही है। मतलब ग्रोथ की ट्विन सिस्टर्स, जो ग्रोथ इंक्रीज ऑफ मास और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो हो रहे हैं। अगर इसके अंदर हो रहे हैं तो फिर भी इसको की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा जा रहा है? इसका मीन्स दोनों में से कोई ना कोई नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट होगा। तो देखो आफ्टर द 10 years ये लिविंग बींग्स क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब ये लिविंग बींग्स बड़ा हो गया तो इसके अंदर जो इसका जो मास था ये हो गया 2 kg से 40 kg। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर हमारा जो वेट था वो क्या था? कम था या कम होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, आज हमारे अंदर देखो, आज हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारा वेट है वो बहुत ज्यादा है। कब? जब हमारा बर्थ हुआ था उस टाइम से, ठीक है। तो इसका मीन्स हमारे अंदर कुछ ग्रोथ हुई है जिसके कारण हमारे अंदर हमारा जो वेट है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसी को हम कहते हैं द इंक्रीज ऑफ मास। किसी भी लिविंग बींग्स के मास के अंदर इंक्रीज होना ही क्या है? ग्रोथ है। दूसरा बात करें, जब हम छोटे थे, जब हमारा बर्थ हुआ था तब हम इतने से थे। ओके, अब इतने से हम थे तो आज हम इतने बड़े, अब आज हम इतने बड़े हैं तो इसका मीन्स इतने बड़े तो नहीं है, सॉरी, आज हम इतने बड़े, इतने, देखो मैं कितना बड़ा हूं। इसका मीन्स जब मैं इतना सा था उस टाइम मेरे अंदर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन आज मेरे अंदर नंबर ऑफ सेल्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। इसका मीन्स मेरे अंदर नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि मेरी हाइट इंक्रीज हुई है। मेरे पैर छोटे छोटे थे, आज बड़े बड़े हो गए। मेरे हाथ छोटे छोटे थे, आज बड़े बड़े हो गए। इसका मीन्स जब हाथ छोटे थे तब नंबर ऑफ सेल्स जो हाथ के अंदर थे वो कम थे, लेकिन आज हाथ बड़े हो गए। इसका मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए?
इंक्रीज हो गए। तो आज जब हमने नंबर ऑफ सेल्स को देखा आफ्टर द 10 इयर्स, तो हमें पता चला कि हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स, अब हमने 1 लाख माना था तो यहां पर मान लो 10 CR। इसका मीन्स 1 लाख से तो बढ़कर ही है, इतनी बढ़ गई। इसका मीन्स ह्यूमंस के अंदर, एक ह्यूमन बेबी के अंदर मास जो बर्थ के टाइम था वो आफ्टर द 10 इयर्स इंक्रीज हो रहा था और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। इसका मीन्स क्या है कि जो लिविंग बींग्स है उनके अंदर इंक्रीज ऑफ मास और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही टाइप की ग्रोथ होती है। इसका मीन्स लिविंग बींग्स के अंदर जो ग्रोथ है वो 2 टाइप के अंदर होती है, इंक्रीज ऑफ मास और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन एक खेल और है, मैं इसको यहां लिख ही देता हूं, हटाओ इसको, आप फिर पढ़ोगे कहीं दूसरी जगह। इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो क्या है, ये मार्कर है, क्या एक मार्कर से 2 मार्कर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। लेकिन एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल्स जनरली बन जाते हैं बाय द रिप्रोडक्शन। नॉर्मली रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल्स, कई इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, अब वो टाइप्स प्रोसेसेस होती है, ओके। तो इसका लेकिन किसी ना किसी प्रोसेस से इंडिविजुअल्स के अंदर इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स। तो लिविंग बींग्स के अंदर हर टाइप की, एवरी टाइप की या ईच टाइप की, प्रत्येक एवरी टाइप की क्या होती है, ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब इसको देखें कि नॉन लिविंग के अंदर भी क्या दोनों टाइप की ग्रोथ होती है क्या? नॉन लिविंग के अंदर बोथ ऑफ टाइप की ग्रोथ नहीं होती है। नॉन लिविंग के अंदर बोथ ऑफ टाइप की ग्रोथ नहीं होती है। देखो, जब इस बेबी का बर्थ हुआ था, हम इसी को एक न्यू एग्जांपल्स के साथ समझ रहे हैं। जब इस बेबी, ये कोई बेबी है, इस बेबी का बर्थ हुआ था, उस टाइम इसके फादर ने क्या किया, इसके फादर एक टेबल लेकर आए और उस टेबल को अपने घर के गार्डन में रख दिया और घर के गार्डन में रखकर इसके ऊपर केक रखा। इसके ऊपर क्या रखा, केक रखा। इसके ऊपर केक रखा और केक रखकर इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब बर्थडे सेलिब्रेट किया, कब किया, इसके फर्स्ट डे के दिन। जब ये टेबल लेकर आया था, न्यू टेबल लेकर आया था, ये इस टेबल का जो वेट था, वेट मींस इसका मास था, वो था 3 kg अप्रोक्स, हम मान रहे हैं इसको, ओके, ये एग्जांपल है, 3 kg था। अब 3 kg था तो इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रोथ करते हैं और इंडिविजुअल्स के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करते हैं और टाइम के साथ हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती है। तो देखो, इसके अंदर क्या थे, मास था 3 kg, लेकिन इसके अंदर क्या नंबर ऑफ सेल्स है क्या? ये टेबल इज ए नॉन लिविंग, ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ बाय सेल, सभी लिविंग सेल से बने होते हैं, बट नॉन लिविंग्स आर मेड अप ऑफ बाय सेल्स। कभी भी नॉन लिविंग्स आर नॉट अप मेड अप ऑफ बाय सेल्स। नॉन लिविंग कभी भी सेल्स से बने हुए नहीं होते हैं। ये तो गजब बात हो गई। तो इसका मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे इंक्रीज हो रहे थे, तो क्या ये जो टेबल है, यदि हम इसको इंडिविजुअल्स मानते हैं, तो क्या ये इंक्रीज होगी क्या? नहीं। एक टेबल से कभी भी 2 टेबल नहीं बनती है क्या? कभी आपने टेबल के अंदर से स्टूल को जनरेट होते हुए देखा है? नहीं ना। अब वो रील्स वाली बात होती है, जो होती है निकालते हैं जो। देखो, इसका मास 3 kg था,
इनके फादर ने केक लेके आए और क्या किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। आफ्टर द 10 years, इसके बाद इन्होंने क्या किया, टेबल को अपने गार्डन के अंदर रखकर भूल गए और इन्होंने आफ्टर द 10 years, 10 years के बाद में इन्होंने वापस इस टेबल को देखा तो इस टेबल की हालत क्या हो गई होगी, बताओ। अब 10 years के अंदर यहाँ पर कई बार इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई होगी, कई बार यहाँ पर रेन हुआ होगा, बारिश आई होगी, कई बार धूल भरी आंधियां चली होंगी, इसके ऊपर कुछ प्लांट्स के जो गार्डन में थे तो प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह हैं या डस्ट पार्टिकल्स है वो इस पर आके इंक्रीज हो गए होंगे, एक लेयर बन गई होगी इस पर। सीधी सी बात है कि डस्ट आके क्या हो गई, स्टोर हो गई, जमा हो गई। अब डस्ट इसके चारों तरफ स्टोर हो गई 10 years के बाद में, तो देखो क्या है, नॉर्मली इसके ऊपर क्या रस्टिंग भी स्टार्ट हो गई। रस्टिंग स्टार्ट हुई तो रस्टिंग ऑटोमेटिक क्या कर देती है, जब भी रस्टिंग होती है तो इंक्रीज ऑफ मास हमेशा उसका थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो आफ्टर द 10 years इस टेबल का क्या किया, वापस इसका मास मेजर किया तो बेटा इसके मास में कुछ ना कुछ ग्रोथ इस डस्ट पार्टिकल्स या रस्टिंग एसेट्रा की वजह से इसके मास में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जब इसके मास को मेजर किया गया तो इसका मास अप्रोक्स 3.500 ग्राम्स, इसका मींस या 210 ग्राम्स कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है हमेशा। तो इसका मींस क्या हुआ, यहां पर इस टेबल के मास के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर क्या बढ़ा है, इंक्रीज ऑफ मास। चलो ठीक है, इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स से तो इसके अंदर इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मींस ये टेबल यदि इतनी बड़ी थी तो 10 सालों के बाद में इतनी बड़ी नहीं हुई या इससे कोई दूसरी टेबल जनरेट नहीं हुई, लेकिन इसके मास के अंदर इंक्रीज हुआ है, इसके मास में इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ग्रोथ का एक टाइप, द इंक्रीज ऑफ मास नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। इसका मींस नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनके केवल मास में ग्रोथ होती है जैसे जैसे टाइम गिव अप होता है। तो ये कैरेक्टर्स तो नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट हो गया। अब की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे की कैरेक्टर्स जो सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट है या सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर ग्रोथ सभी लिविंग बींग्स में दोनों टाइप से प्रेजेंट होती है, लेकिन की कैरेक्टर्स का एक और रूल ये होता है कि जो की कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं वो की कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स में ही होने चाहिए। नॉन लिविंग बींग्स में किसी भी टाइप से वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन ग्रोथ का एक टाइप, द इंक्रीज ऑफ मास, नॉन लिविंग के अंदर भी क्या हो रहा है, नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए ग्रोथ को लिविंग्स का की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता। देखो दूसरी बात यह है कि एक्यूमुलेशंस होता है, जैसे हम सैंड माउंट देखते हैं, इसके सम अदर एग्जांपल है, अदर एग्जांपल है सैंड माउंट, सैंड माउंट और माउंटेन्स। देखो एसेट्रा एसेट्रा एग्जांपल्स हैं इसके, सैंड माउंटेन्स और सैंड माउंट सॉरी और सैंड माउंटेन्स में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इनके जो सरफेस पर है एक्यूमुलेशन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, accumulation of material on the surface। एक्यूमुलेशन होता है इनके सरफेस के ऊपर। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है जैसे ये कोई सैंड माउंट या फिर माउंटेन है, जैसे जैसे टाइम जाता रहता है तो जैसे जैसे टाइम जाता रहता है इनके सरफेस पर, ये क्या है इसका
सरफेस पर क्या इंक्रीज होता रहता है? इसके सरफेस पर डस्ट मटेरियल या नॉन लिविंग पार्टिकल्स आकर क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जमते रहते हैं या फिर स्टोर होते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, इसके हमेशा मास में इंक्रीमेंट होता है। इसका मास क्या होता है, बढ़ता रहता है, मास में इंक्रीमेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रोथ है ना, जो कभी भी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं हो सकती इंडिविजुअल्स का, लिविंग बींग्स का। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का जो एक टाइप है, इंक्रीज ऑफ मास, वो नॉन लिविंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब लिविंग बींग्स के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होती जाती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, वैसे वैसे मास इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग बींग्स होती है उनके अंदर सेल्स का इंक्रीमेंट नहीं होता है। उनके ऊपर या उनके सरफेस पर कुछ मटेरियल्स स्टोर होते हैं, जिसके कारण उनका क्या होता है, मास इंक्रीज होता है। नॉन लिविंग्स में ऐसा नहीं होता, सॉरी लिविंग्स में ऐसा नहीं होता, उनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीमेंट होता है। अब देखो, हम एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि हम कुछ यूनिट्स है, जैसे ये यूनिट्स है, इन यूनिट्स का वेट है 1 kg, और इन यूनिट्स को मान सकते हैं क्या, इन यूनिट्स को मान लेते हैं सेल्स। मानने में कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, सेल्स। अब हमने क्या किया कि एक इक्विपमेंट लिया, ये इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है, मेजरमेंटल इक्विपमेंट है। इसके ऊपर हम इन यूनिट्स को रखकर देखते हैं क्या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो मास बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। देखो क्या होता है, जैसे ये सिंगल सेल है, जब इस सेल को उठाकर हमने इस इक्विपमेंट के ऊपर रखा, इसका वेट था 1 kg, तो इन्होंने दिखाया 1 kg। इस इक्विपमेंट ने क्या दिखाया कि 1 kg मास है। अब हमने इसके बाद इक्विपमेंट्स पर, जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स है, इस इंस्ट्रूमेंट पर या इक्विपमेंट पर हमने 2 यूनिट्स को रखा, और इन यूनिट्स को हम क्या मान रहे हैं, सेल्स। तो जैसे ही 1 सेल से 2 सेल्स क्या हुई, जनरेट हुई, तो दोनों सेल्स ने क्या कर दिया, 1 सेल से 2 सेल जनरेट हुई, तो क्या हो गया, इसका मास इंक्रीज होकर 1 kg से 2 kg हो गया। जब 2 से 3 रखा तो 3 kg हो गया, 3 यूनिट्स को रखा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लिविंग बींग्स में नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट होता है, वैसे वैसे उसमें उसके मास का भी इंक्रीमेंट होता जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज ऑफ मास लगातार ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है या इंक्रीज होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है। लाइफ टाइम सेल डिवीजन होता है। इसका मीन्स क्या है कि प्लांट्स जब बर्थ करते हैं, मतलब सीड से जनरेट होते हैं, तब से लेकर उनकी लाइफ स्पान के एंडिंग टाइम तक, उनकी डेथ तक, वो क्या करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं। और सेल डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, देखो धीरे धीरे जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं तो इंक्रीज ऑफ मास, मास हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तो इसमें सेल डिवीजन लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं तो इंक्रीज ऑफ मास भी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो इसी के कारण नंबर ऑफ मास भी प्लांट्स में इंक्रीज होता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स लाइफ टाइम ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन। बट एनिमल्स कभी भी लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करते, लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक होती है, एक लिमिटेड एज तक नंबर ऑफ सेल्स
एनिमल्स के अंदर रैपिडली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ मास भी रैपिडली क्या होता है, ग्रो होता है। एक सर्टेन एज के बाद उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब उनके अंदर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, सीधी सी बात बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूअसली ग्रोथ चलती रहती है बाय द सेल डिवीजन। चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों के अंदर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में कंटिन्यूअस होती है, एनिमल्स के अंदर सर्टेन एज तक होती है। दोनों के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन ही होती है। ओके, तो देखो आगे बात करते हैं। अब सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को भी देखो, रिप्रोडक्शन नाम जैसे ही हम सुनते हैं, रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक थ्योरी आती है कि रिप्रोडक्शन तो सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, फिर भी इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों कहा जाता है लिविंग बींग्स का, इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो एक मेजर कैरेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन क्या होता है बेटा, जो कुछ चीजें हमें दिखाई देती है ना, कभी कभी वो वैसी होती नहीं है। रिप्रोडक्शन देखो, reproduction is a non-defining character of livings। रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका, लिविंग्स का। अब जनरली हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन तो सभी के अंदर होता है, रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा जाता है, तो देखो हम इसको थोड़ा समझते हैं। अब रिप्रोडक्शन कंप्लीट तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन तो पढ़ नहीं रहे, यहां पर हम के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं लिविंग बींग्स का। देखो रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सभी लिविंग बींग्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप में से किसी ना किसी एक टाइप का रिप्रोडक्शन जरूर होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ही लिविंग्स के अंदर होता है। इसका मींस अप्रोक्सीमेटली जहां लग गया वहां सभी 100% लिविंग बींग्स कभी नहीं हो सकते। अब देखो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, जो रिप्रोडक्शन को यदि की कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं लिविंग बींग्स का, तो उसके लिए रूल्स वही है जो ग्रोथ के लिए था, कि ऐसा कैरेक्टर जो सभी लिविंग बींग्स के अंदर होना चाहिए लेकिन नॉन लिविंग बींग के अंदर नहीं होना चाहिए, उसी को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बोलेंगे लिविंग बींग्स का। अब यहां पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स बट नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स। देखो reproduction is always present in livings but not present या absent in non-livings but not present in non-livings। अब यहां पे देखो एक रूल्स तो फॉलो हो रहा है कि रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है लिविंग्स के अंदर, नॉट प्रेजेंट इसका मतलब एब्सेंट है इन नॉन लिविंग्स, इसका मतलब एब्सेंट है, मतलब रिप्रोडक्शन लिविंग्स में ही प्रेजेंट है, लिविंग्स के अंदर ही पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है केवल लिविंग्स में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं होती है, ये नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होती है। फिर भी इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्यों नहीं मान रहे, देखो एक रूल्स था जो ग्रोथ के टाइम पर हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर्स वो होते हैं जो सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होने चाहिए। रिप्रोडक्शन आर नॉट प्रेजेंट ऑल लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन आर नॉट प्रेजेंट of
ऑल लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है। रिप्रोडक्शन आर नॉट प्रेजेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सो रिप्रोडक्शन इज ए नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, सो reproduction is a defining characteristics of लिविंग्स, इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम कैसे समझे कौन कौन से लिविंग बींग्स के अंदर ये एब्सेंट होता है? तो बेटा देखो, हम एग्जांपल देखें जिनके अंदर ये नहीं होता। कौन कौन से लिविंग बींग्स है जिनके अंदर ये नहीं होता है? तो वो लिविंग बींग्स है, आपने कभी पढ़ा होगा म्यूल। म्यूल इज ए लिविंग म्यूल एक लिविंग है, उसके अंदर लिविंग्स की सभी प्रोसेसेस होती हैं, कंप्लीट होती हैं, लेकिन क्या नहीं होता? म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसके अंदर सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड ही नहीं होते हैं। सेकंड जो बात करें हम, वो बेटा एक हनीकॉम्ब होता है। हनीकॉम्ब के अंदर 3 टाइप्स की क्या होती है? हनी बीज होती हैं। एक होती है क्वीन, उसके अंदर कुछ होते हैं क्या? ड्रोन्स, जिन्हें मेल बीज बोलते हैं। और उसके बाद जितनी भी हनी बीज होती हैं, जो सबसे ज्यादा एक हनीकॉम्ब के अंदर होती हैं, वो होती हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज जितने भी एक हनीकॉम्ब के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो सभी स्टेराइल होती है, स्टेराइल होती हैं। और ये सभी की सभी जो वर्कर बीज होती हैं, वो स्टेराइल फीमेल बीज होती है, सभी स्टेराइल फीमेल होती हैं। स्टेराइल मींस इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की। इसका मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की, इनके अंदर हम सीधी सी बात करें, सॉरी, तो वर्कर बीज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड ही नहीं होते, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि वर्कर बीज जो स्टेराइल होती हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, सभी वर्कर बीज स्टेराइल होती हैं, एक बात ध्यान रखना। और सभी स्टेराइल वर्कर बीज क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। तो इनके अंदर कौन सा ऑर्गन एब्सेंट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एब्सेंट, जिसके कारण बेटा ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है। और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्टेराइल कहा जाता है। थर्ड एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, सभी जानते हैं इसके बारे में। स्टेराइल, स्टेराइल मींस तो अब आप समझ ही गए हो। स्टेराइल मींस ऐसे लिविंग बींग्स जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं? कैपेबल नहीं होते, उन्हें स्टेराइल बोलते हैं। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो। तो जैसे यहां पे बात करें स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स भी एक एग्जांपल है इसका। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स में मेल और फीमेल देखो 2 पार्टनर होते हैं, और ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तो या तो मेल हो या फीमेल हो। यदि दोनों में ही या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ही ना हो, एक तो वो स्टेराइल हो गया। दूसरा स्टेराइल हो गया कि मेल और फीमेल है, लेकिन मेल या फीमेल में से दोनों कपल है, पार्टनर है, उनमें से किसी एक, उनमें से मेल या फीमेल में से कोई एक कैपेबल नहीं है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कुछ ना कुछ क्या है? कमी है, या फिर वो अनडेवलप्ड है, जिसके कारण या जिस रीजन के कारण वो क्या नहीं कर सकते? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और रिप्रोडक्शन को तभी माना जाता है जब तक कि कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस ना हो।
रिप्रोडक्शन तब कंप्लीट होता है जब टू इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जब तक जनरेट नहीं होता तब तक उसको रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते। तो स्टेराइल ह्यूमंस क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोजेनी को ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए असक्षम होते हैं प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में। तो अब आप देख लो, म्यूल, वर्कर बीज और ह्यूमन कपल्स जो स्टेराइल होते हैं, ये सभी लिविंग बींग्स हैं। इनके अंदर, सबके अंदर लिविंग्स की जो इतनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो वो सभी कंप्लीट होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो कि खुद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, खुद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आर इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट होता है इनके अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन आर नॉट प्रेजेंट ऑल ऑफ 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स जो सभी लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट हो, 100% लिविंग बींग्स के अंदर, उन्हीं को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। तो हमने ग्रोथ पढ़ा और रिप्रोडक्शन पढ़ा, दोनों ही नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। ओके, अब बात करते हैं कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करके उनको कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये 30% सिलेबस के अंदर से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हट चुका है, बट एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर ये है, और नीट के अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं। और ये नॉलेज भी होनी चाहिए इतनी सी हमें कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। डिफाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, देखो पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सभी लिविंग बींग्स क्या होते हैं, सभी लिविंग बींग्स सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग बींग सेल से बने हुए नहीं होते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी लिविंग्स सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है लिविंग बींग्स में, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है नॉन लिविंग बींग्स में। इसीलिए क्या कहा जाता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि ये मार्कर है हमारा, ये डस्टर है, ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये डस्टर है, ये सभी क्या सेल से बने हुए हैं क्या, नहीं। ये बोर्ड सेल से बना हुआ है क्या, नहीं, कोई भी सेल से बना हुआ नहीं है। सेल से केवल लिविंग्स बने हुए होते हैं, मैं बना हुआ हूं, प्लांट्स हैं, आप हो, सभी सेल से बने हुए हैं जो लिविंग बींग्स हैं। इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता। उसी तरह होम्योस्टेटिस की बात करें, होम्योस्टेसिस में बात करें तो देखो होम्योस्टेसिस में क्या होता है, होम्योस्टेसिस के अंदर होता है, होम्योस्टेसिस के अंदर हम कुछ नहीं करते, होम्योस्टेसिस के अंदर हमारा जो इंटरनल जो कंडीशंस है उनको मेंटेन करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल कंडीशंस होती हैं, वो इंटरनल कंडीशंस क्या होती है, उनको मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। ओके, इसका मीन्स कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन देयर, लिख सकते हैं हम कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन देयर
all organisms can there maintain all organisms can maintain, ऐसे लिखते हैं इसको, मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस। सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन कर लेते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को। अब इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है, जो सभी लिविंग बींग्स करते हैं। इसीलिए बेटा नॉन लिविंग्स के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए लिविंग बींग होमियोस्टेसिस को लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है। थर्ड बात करें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग बींग्स। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग बींग्स, कि लिविंग बींग्स के अंदर केमिकल, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो सभी लिविंग बींग्स के अंदर होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, कैसा भी लिविंग बींग्स हो, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ध्यान रखना मेटाबॉलिज्म हमेशा हमें रिमेंबर होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस केवल लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं होती है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा डिफाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और एक फोर्थ हमने पढ़ा था कॉन्शियस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीन्स होता है कि हम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हम जहां प्रेजेंट है और हमारे तरफ जो इन्वायरमेंट है वहां पर कैसी भी कोई भी चीज हो, कैसी भी कोई भी चीज हो उसके प्रति हम स्टिमुलाई करते हैं, उसके प्रति हम रेस्पॉन्स करते हैं एक तरीके से, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे भी हो। जैसे ये छूना, या इसके साथ जाके लग, ये इससे टच होना, बोर्ड से मैं टच हो रहा हूं, मुझे क्या हो रहा है, सेंस हो रहा है। तो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस या किसी भी चीज का सेंस होना ही क्या है, कॉन्शियसनेस है। इसका मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस कर सकते हैं। जैसे हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग सकती है, हम गर्मी को महसूस करते हैं जो अभी चल रही है, हम विंटर्स को महसूस करते हैं, हम ठंडे गर्म को महसूस करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, ये भी एक टाइप का सेंस ही है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सेंस प्रेजेंट होता है। इसका मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टिमुलाई करते हैं या उनके अंदर स्टिमुलाइजेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स कभी भी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे इस मार्कर को यदि मैं कितनी ही गर्म जगह या ठंडी जगह पर रख दूं तो ये भी सेंस नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे ठंड लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन हम कह देते हैं क्योंकि हम उसको फील करते हैं, और फील करना ही कॉन्शियसनेस है। तो हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति सेंस होना या उसके अकॉर्डिंग सेंस करना ही, या उसके लिए सेंस करना ही क्या है, कॉन्शियसनेस है। ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं। अब हम नॉर्मल से इनको एक जगह पढ़े तो देखो क्या करेंगे, एक जगह पढ़े तो एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को समझते हैं। देखो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कितने, 1 2 3 4। 1 2 3 4
लेकिन नॉन डिफाइनिंग भी हैं। तो नॉन डिफाइनिंग कितने हैं, हमने 2 पढ़े, तो हम देखो मेजरली बात करेंगे तो 1 2 3 4 हो गए ना। तो देखो कौन कौन से हुए। एक हो गया ग्रोथ, हमने पहले पढ़ी थी ग्रोथ, उसके बाद पढ़ा था रिप्रोडक्शन, इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, उसके बाद हमने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, और लास्ट हमने पढ़ा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन लिविंग्स के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डिफाइनिंग की कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रोथ और देखो रिप्रोडक्शन 100% किसमें नहीं मिलता, लिविंग बींग्स के अंदर नहीं मिलता, ये एब्सेंट होता है स्टेराइल ह्यूमन कपल्स के अंदर, स्टेराइल वर्कर बीज के अंदर, म्यूल के अंदर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, इसलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर नहीं रखा जाता। ग्रोथ, ग्रोथ जो इंक्रीज ऑफ मास और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये दोनों ही टाइप प्रेजेंट होते हैं लिविंग बींग्स के अंदर, लेकिन इंक्रीज ऑफ मास वाला जो टाइप है ग्रोथ का, वो प्रेजेंट होता है नॉन लिविंग में। इसका मतलब ग्रोथ लिविंग बींग्स में 100% होती है, लेकिन 50% या कुछ पार्ट ग्रोथ का कहां होता है, नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है किसी ना किसी टाइप में, किस टाइप में, इंक्रीज ऑफ मास के टाइप में। ओके, इसलिए ग्रोथ को भी हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग की कैरेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक रूल को फॉलो नहीं करती कि 100% लिविंग में हो बट नॉन लिविंग में 1% भी नहीं हो, लेकिन ये तो 50%, मतलब इसका एक टाइप इंक्रीज ऑफ मास प्रेजेंट है नॉन लिविंग में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो गए किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो पार्ट है, आगे का जितना भी पार्ट है इस चैप्टर्स का, जो टोटल चैप्टर है, वो हम सेकंड वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए डन, थैंक यू।